हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अनस्टॉपेबल पे। हमें कभी रुकना नहीं है, कभी थकना नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं खान सर के नोट्स का अगला भाग लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में यानी कि एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और अच्छे से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग अपने सामने देख रहे होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। आज ये भाग 3 है, यानी कि हम लोगों ने इससे पहले 1 और 2 भाग को पढ़ लिया है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री को शुरू से यानी एनिशिएंट हिस्ट्री को शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए मैं बताऊँगा कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है एनिशिएंट हिस्ट्री। हम लोग इसे ही समझ रहे हैं। आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं आज, और वही हम बताएँगे आज। देखिए दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। ये जो आप देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। इसके अंतर्गत आता है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इन सब के बारे में हम लोगों ने बारी-बारी से और बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और आज बारी है आद्य ऐतिहासिक काल को जानने की, जिसे हम लोग अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे। इससे पहली वीडियो में यानी इससे जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो को समझने में भी आपको बहुत आसानी हो। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोगों ने ये जितना है ये सब आप लोगों के सामने दिख रहा है, प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज बारी है आद्य ऐतिहासिक काल को समझने की। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आइए इसे हम लोग अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री। हम लोगों ने इसको पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत समझा था दोस्तों। सिंधु सभ्यता के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग विधिवत रूप से और अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। जो इस समय के जो मानव हैं, उन्होंने जिस लिपि को लिखा है, उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। दोस्तों, जो यह आद्य ऐतिहासिक काल है, इस समय के मानव द्वारा लिखी गई लिपि उन लोगों ने लिखी है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इस समय के जो लिखित साक्ष्य हैं वो मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं और इस कैटेगरी के अंदर सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट, यह सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है, वह सिंधु सभ्यता है, वह सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। और यही कारण है कि इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यह सभ्यता जो थी वह सिंधु नदी के तट पर यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। और ये जो सिंधु सभ्यता है, इसकी जानकारी पाने के लिए जो पहली खुदाई हुई थी वह हड़प्पा स्थान से हुई थी। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता से खुदाई होने के कारण ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, बारी है अगले पॉइंट को समझने की। अगले पॉइंट को हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की जानकारी। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मैसन जो है ये इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु सभ्यता है, उसकी सर्वप्रथम जानकारी जो दिए थे वह चार्ल्स मैसन ने दिए थे। सन 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी गई थी। आगे देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट,
सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। दोस्तों सर्वेक्षण का मतलब कि वहाँ पर आकर उसकी उस एरिया का जांच पड़ताल करना, उसके बारे में सर्वेक्षण करना, उसकी जानकारी इकट्ठा करना, ये सब कार्य जो किए थे वह जेम्स कनिंघम ने सन 1853 ईस्वी में किए थे। और जो इसकी जानकारी दिए थे वो चार्ल्स मैसन के द्वारा मिली थी जानकारी सन 1826 में कि हाँ इस स्थान पर ऐसे कुछ अवशेष मिल सकते हैं। लेकिन जो इसमें सर्वेक्षण का कार्य हुआ था वह जेम्स कनिंघम ने सन 1853 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दोस्तों ये जो सभ्यता है वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। तो दोस्तों जो लॉर्ड कर्जन हैं उनके द्वारा सन 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था और इसके जो महानिर्देशक थे वह जॉन मार्शल थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। दोस्तों जो इसका नाम पड़ा था सिंधु सभ्यता, वो जॉन मार्शल ने इसका नाम रखा था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। जो दोस्तों इसमें पहली खुदाई थी वह दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के नेतृत्व में कराई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। दोस्तों यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसका आकार त्रिभुज के समान है, यानी कि इस आकार में यह जो सभ्यता है वह फैली हुई थी। इसके जगह जगह पर लोगों रहते थे, इसी आकार में फैली हुई सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हुए हम लोग चलेंगे आगे। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, यानी कि जो दोस्तों सिंधु सभ्यता थी वह पहली शहरी सभ्यता के रूप में विकसित हुई थी। अगला देखिए, इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। दोस्तों जो यह सभ्यता है इसका जो विकास हुआ था वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस मैप के द्वारा समझाया गया है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये उत्तर है नॉर्थ, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये आपका वेस्ट हो गया यानी कि पश्चिम। मैं इसको सही से कर देता हूँ दोस्तों। देखिए ये जो है आपका ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तर है वहाँ पर देखिए, ये जो उत्तर दिशा है वहाँ पर मांडा, ये मांडा स्थित था जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था। पूरब में जो है आपका आलमगीरपुर था जो कि हिंडन नदी के तट पर था। और दक्षिण में जो आपका था वह था दैमाबाद जो कि प्रवरा नदी पर था। और जो पश्चिम में था वह सुत का गेंडोर था जो कि दास्क नदी के किनारे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। मैं इसको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जो मांडा है, देखिए मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोग अच्छे से इसको समझ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तर दिशा है वहाँ पर देखिए, जो नॉर्थ है वहाँ पर मांडा यानी कि चिनाब नदी के तट पर स्थित था। आपका जो वेस्ट हो गया यानी कि ईस्ट हो गया, पूरब, पूरब में आपका आलमगीरपुर था। और जो आपका साउथ हो गया यानी कि दक्षिण, दक्षिण में जो दैमाबाद था वह प्रवरा नदी के तट पर स्थित था। उसी प्रकार से जो पश्चिम दिशा आई, पश्चिम दिशा में सुत का गेंडोर था जो कि दास्क नदी के तट पर स्थित था। यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अच्छी से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सुत का गैंडोर में थी जो दास्क नदी के तट पर थी। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपका पश्चिम में जो था वह सुत का गैंडोर था। जो इसकी जो सीमा है वह पाकिस्तान से बिलोंग करती थी, पाकिस्तान से स्पर्श करती हुई गुजरती थी। अगला देखिए, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। दोस्तों जो उत्तरी सीमा है इसकी, यहाँ पे देखिए मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट।
ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी पश्चिमी सीमा है वह पाकिस्तान यानी कि ये वाली जो सीमा है वह पाकिस्तान के सुतका गैंडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। और इसकी जो उत्तरी सीमा यानी कि ये वाली जो सीमा है वह कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, और इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1892 ईस्वी में किया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ये जो इसकी जो ये उत्तरी सीमा है नॉर्थ वाली, ये उत्तरी सीमा जो है वह मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी, और इसकी जो खुदाई की थी वह जगपति जोशी ने सन 1982 ईस्वी में किया था। देखिए दोस्तों, अब ये अगला पॉइंट, इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ था। दोस्तों जो इसकी पूर्वी सीमा यानी कि ईस्ट में जो सीमा है यह उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, और यह जो है वह हिंडन नदी के किनारे थी, और यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में, यज्ञदत्त जो शर्मा है उनके नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी दक्षिणी सीमा यानी कि जो यहाँ पर आपका साउथ हो गया, इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यानी यहाँ पे जो स्थान है वह दैमाबाद है, और यह प्रवरा नदी के तट पर था, और यहाँ से धातु का एक रथ धातु का रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है प्रमुख स्थल, अवशिष्ट, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष और नदियाँ। यानी कि जो भी स्थान है वह कहाँ पर अवस्थित है, उसके उत्खननकर्ता कौन है, और उत्खनन वर्ष यानी कब वह वहाँ पर उत्खनन हुआ था, और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वही हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला है यहाँ पे हड़प्पा। हड़प्पा यह जो है वह मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं वह दयाराम साहनी हैं और मधु स्वरूप वत्स हैं, और जो यह उत्खनन वर्ष जिसका है वह है 1921 ईस्वी, और यह जो स्थित है वह रावी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखिए एक सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मोहनजोदड़ो है। यह लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो रखालदास बनर्जी हैं। यह सन 1922 ईस्वी में उत्खनन हुआ था इसका, और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट को देखते हैं तीसरे को। तीसरा है कालीबंगा, यानी कि कालीबंगन भी इसे कहते हैं। यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत का हिस्सा है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो बीबी लाल और बी के थापर हैं। उत्खनन वर्ष जो है 1961 से 69 के बीच हुआ था, और यह घग्गर नदी, सरस्वती नदी जिसे कहा जाता है, उसी के किनारे यह अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं धौलावीरा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। धौलावीरा जो अवस्थित है वह कच्छ जिला गुजरात में स्थित है, जो कि भारत का हिस्सा है, और इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। 1990 से 91 के बीच इसका उत्खनन हुआ था, लेकिन इसके नदी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट को देखते हैं चनहुदड़ो को। जो पांचवा पॉइंट है, चनहुदड़ो या सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। गोपाल मजुमदार इसके उत्खननकर्ता हैं। 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था, और यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखिए दोस्तों, लोथल जो कि अहमदाबाद जिला गुजरात यानी भारत का ही हिस्सा है। यह रंगनाथ राव जो इसके उत्खननकर्ता हैं। 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी बीच उत्खनन वर्ष है, और भोगवा नदी के तट पर यह अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोटदीजी यह सिंध प्रांत का खैरपुर स्थल पाकिस्तान में स्थित है। फजल अहमद खां इसके उत्खननकर्ता हैं। 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बनवाली जो है हिसार जिला हरियाणा में है, जो कि भारत का हिस्सा है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खननकर्ता है। 1974 ईस्वी में इसका उत्खनन वर्ष है, और सरस्वती रंगोई नदी के तट पर यह अवस्थित है। आगे देखिए दोस्तों, रोपण जो कि रोपड़ जिला पंजाब यानी कि भारत के हिस्से में यह भी अवस्थित है। यह इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो यज्ञदत्त शर्मा है। 1953 से 1956 ईस्वी के बीच यह उत्खनन वर्ष है इसका, और यह सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो है वह है रंगपुर, 10वां पॉइंट, और यह जो है कठियावाड़ जिला गुजरात अहमदाबाद भारत में अवस्थित है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो रंगनाथ राव हैं। यह 1953 से 54 ईस्वी के बीच इसका उत्खनन हुआ था, और यह मादर नदी के तट पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं। अब आपके आ जाते हैं यहाँ पर
आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा वहाँ पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। यह 1958 ईस्वी में इसका उत्खनन वर्ष है और यह हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाता है आपका सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर जो कि आपका मकरान के समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके जो हैं आपके उत्खननकर्ता वो हैं आर.एल. स्टोइन। आर.एल. स्टाइन भी इनको कहा जाता है। इसका उत्खनन वर्ष 1927 ईस्वी है। यह दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुतका को यह जो है मकरान के समुद्र तट पर स्थित है, पाकिस्तान का हिस्सा है। जॉर्ज डिटेल्स द्वारा इसे उत्खनन कराया गया था 1962 ईस्वी में। और सादी कोर जो नदी है वहाँ पर यह अवस्थित है, स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए अब हड़प्पा स्थल के बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं हड़प्पा। दोस्तों जो हड़प्पा है उसका जो उत्खनन वर्ष है वह 1921 ईस्वी में यहाँ पर उत्खनन हुआ था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन हुई थी, खुदाई हुई थी। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। दोस्तों जो हड़प्पा स्थल है इसकी जो खुदाई की थी वह दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी और यह जो स्थित है वह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका माउंट गोमरी जिला है वहाँ पर यह अवस्थित है आपका हड़प्पा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। जो दोस्तों पिंगट है, पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जो पिंगट स्थान है वहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों कि यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। यानी कि जो हड़प्पा स्थान है वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो आइए देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों पहला जो है वो कुम्हार का चाक है, दूसरा समी का आवास है, तीसरा लकड़ी का ओखरी है और आपका चौथा जो RH-37 कब्रिस्तान है। लकड़ी की ओखली है दोस्तों, जो कि आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से RH कब्रिस्तान जो है वो मिला है हड़प्पा से, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। उसी प्रकार से अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, लकड़ी का ताबूत मिला है और हाथी का कपाल भी हड़प्पा से मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नोट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। दोस्तों जो चांदी मिला था आप लोगों ने पढ़ा है कि ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी। उसी प्रकार से जो आपका चांदी है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही हुआ था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। यह भी 1921 ईस्वी में इसका भी उत्खनन हुआ है। तो आइए हम लोग इसे अच्छे से समझते हुए चलते हैं मोहनजोदड़ो को। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में, देखिए इसको समझेंगे हम लोग। इसकी खुदाई सन 1921 में रखाल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। दोस्तों जो आपका मोहनजोदड़ो है इसकी भी खुदाई सन 1921 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी और यह जो स्थित है वह पाकिस्तान के लरकाना जिले में अवस्थित है, स्थित है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो स्थान है वह कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग बता देंगे कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट क्या दिया है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा शहर, दोस्तों इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। अगला देखिए, यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला, यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। दोस्तों यह जो स्थान है आपका मोहनजोदड़ो, यहाँ पर मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। अगला देखिए, यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं कि यहाँ से कौन-कौन सी वस्तुएँ मिली हैं। पुरोहित आवास मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, सूती वस्त्र मिला है, सबसे चौड़ी सड़क यहीं पे मिली है, पशुपति शिव भी यहीं पे मिले हैं, तांबे का ढेर भी यहीं पर मिला है। उसके बाद घर में कुआँ भी मिला है, अन्नागार भी मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला है, सभागार भी मिला है और कांसे की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। नोट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको समझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मोहनजोदड़ो का अन्नागार मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन या देखिए यहाँ पे लिखा है मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिमार्क क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे। रिमार्क क्या है, स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्वास्तविक चिन्ह है उसका निर्माण किस किस वस्तु से होता था, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो सिलखड़ी है उससे आपके स्वास्तिक चिन्ह का जो होता है वह निर्माण होता था। अब देखिए दोस्तों बारी है चंद्रहूदड़ो को समझने की। तो आइए हम लोग चंद्रहूदड़ो के बारे में समझते हैं। इसका जो उत्खनन वर्ष है वह 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। देखिए दोस्तों चलते हैं अब चंद्रहूदड़ो के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की। दोस्तों जो चंद्रहूदड़ो है इसकी जो खुदाई हुई थी वह 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में की गई थी। अगला पॉइंट देखिए, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और जो चंद्रहूदड़ो स्थान है वह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। और यह जो चंद्रहूदड़ो है दोस्तों यह एक ऐसा मात्र शहर है सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि बिना दुर्ग यानी कि जो दुर्ग होता था यानी कि ईंटों की बहुत लंबी लंबी दीवार को ही दुर्ग कहा जाता था। तो ये जो चंद्रहूदड़ो है वह बिना दीवारों के बिना दुर्गों के ही बना हुआ है और अपने आप को यहाँ के लोग सुरक्षित मानते थे। यह एक औद्योगिक शहर है, यहाँ के लोग औद्योगिकरण में विश्वास रखते थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट है कि यहाँ क्या क्या वस्तुएं मिली हैं उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम मिला है मेकअप सामग्री मिली है, जो आपके मेकअप सामग्री होती है वो मिली है, शीशा मिला है, गुड़िया मिली है, अलंकृत ईंट मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला है, लिपस्टिक मिला है, मनका मिला है और सुई मिला है। तो दोस्तों जो चंद्रहूदड़ो है वहाँ से इतने सारी वस्तुओं का मिलना हुआ है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों अब बारी है रोपड़ को समझने की। रोपड़ को हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों रोपड़ जो स्थान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, जो दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा हैं उन्होंने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो आपका रोपड़ है वह इसके जो खुदाई जिनके नेतृत्व में हुई है वह हैं यज्ञदत्त शर्मा और सन 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है। दोस्तों जो आपका रोपड़ है यहाँ पर मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों नोट क्या है, ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था। दोस्तों यहाँ पर जो रोपड़ है वहाँ पर जो पालतू जानवर का जो शव मिला है ठीक उसी प्रकार से जो नवपाषाण काल है उस समय जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिला था, सेम इसी प्रकार से। अब देखिए दोस्तों आगे बारी है बनवाली को समझने की। तो आइए बनवाली को हम लोग अच्छे से देखते हैं और समझते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों अब बारी है बनवाली को समझने की। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या दिया है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है।
दोस्तों रंगोई नदी है, यह जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर जल का निकासी न होने के कारण घरों में सोखता मिला है, तो यह क्वेश्चन बना सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, यहाँ की सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ की सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, तो आप लोग बता सकते हैं बनवाली। आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से बनवाली खत्म होता है। अब पारी है कालीबंगन को समझने की, तो आइए कालीबंगन को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कालीबंगन के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। जो कालीबंगन है दोस्तों, इसका अर्थ जो होता है वो काली मिट्टी की चूड़ी होती है। अगला देखिए पॉइंट, यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। दोस्तों जो कालीबंगन है, यहाँ से अलंकृत ईंट मिली है, चूड़ी मिली है, जोता हुआ खेत मिला है। जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड भी मिले हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कुछ बातें जिसको हम लोग समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट दिया हुआ है, यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों यह जो स्थान है वह सरस्वती नदी राजस्थान में और उसी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखिए अगला पॉइंट, इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी और जो इसके खोज करता है वो अलमानंद घोष हैं। अगला देखिए, इसकी खुदाई बी.के. थापर तथा बी.बी. लाल ने की। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो खुदाई करता है उनका नाम और जो नदी जिस नदी के किनारे स्थित है उसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब धौलावीरा को समझते हैं, जो इसका नेक्स्ट स्थान है उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। धौलावीरा, देखिए दोस्तों इसका जो पॉइंट दिया पहला क्या है, यह गुजरात में स्थित है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जो दोस्तों धौलावीरा है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आगे बढ़ते हैं, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। दोस्तों जो धौलावीरा है, इसकी जो खुदाई करता है वह रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब बारी है सुरकोटदा को समझने की। आइए सुरकोटदा को हम लोग समझते हुए चलते हैं। सुरकोटदा के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए सुरकोटदा, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया, यह गुजरात में स्थित है, यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। दोस्तों जो सुरकोटदा है यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। अगला देखिए, इसकी खुदाई जगपति जोशी ने की करवाया है, यानी कि जगपति जोशी के नेतृत्व में सुरकोटदा की खुदाई हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे। अब लोथल को हम लोग समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है लोथल, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या दे रहा है, इसकी खुदाई S.R. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। दोस्तों जो लोथल है उसकी जो खुदाई करता है, जिनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी वह है S.R. राव और यह भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला देखिए, यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। दोस्तों जो आपका लोथल है वह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। देखिए यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो मिला है दोस्तों वह लोथल से मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। जो दोस्तों जो लोथल है, यहाँ पर जो घर के दरवाजे होते थे वह सड़कों की ओर खुलते हैं। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि आज प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि जो घर के दरवाजे वो रोड की तरफ खुले हों, रोड से साइड में हट के खोला जाता है, जबकि यहाँ पे जो लोथल स्थान है वहाँ पर दरवाजे सड़कों की ओर खुले होते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। दोस्तों यह जो स्थान है लोथल, वहाँ पर फारस की मुहरें मिली हैं जो विदेशी व्यापार को संकेत करती हैं। अगला देखिए, यहाँ से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। दोस्तों युगल सावधान आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो युगल सावधान है इसका तात्पर्य होता है कि पति पत्नी को एक साथ दफनाया गया, तो उसी को यहाँ पर युगल सावधान बताया गया है। तो यहाँ पर सती प्रथा का भी प्रतीक मिला है, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और रंगपुर के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, यह गुजरात में स्थित है जो रंगपुर है। देखिए हम लोग इसको नोट करते हैं, पॉइंट करते हैं। देखिए यह जो रंगपुर है यह गुजरात में स्थित है। और देखिए आगे,
यहाँ से धान की भूसी मिली है। दोस्तों जो रंगपुर स्थान है यहाँ से धान की भूसी मिली है। अगला पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है, गुजरात प्लस पाकिस्तान। जो धौलावीरा है दोस्तों वह गुजरात में भी है और पाकिस्तान में, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों में इसकी भूमि पाई जाती है, इसलिए सबसे बड़ा जो स्थल है वह धौलावीरा है, गुजरात प्लस पाकिस्तान को जोड़ के। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। जो भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों वह राखीगढ़ी हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो सबसे बड़ा जो स्थल है, सबसे बड़ा जो शहर है वह मोहनजोदड़ो है। इसी प्रकार से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोगों ने कुछ जो भी स्थान थे उसके बारे में पढ़ा है। अभी कुछ जानकारियाँ इसमें बच जाती है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लें, ताकि आपको जितने भी मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं आपको अच्छे से समझ में आए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।